नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बीजेपी के स्टार प्रचारक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुलकर बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं और अपने इसी चुनावी मिशन के बीच आज बेगूसराय के दौरे पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके मन में बना हुआ है वो ये है कि पीएम मोदी ने छठ गीतों की मलिका यानी कि शारदा सिन्हा के ससुराल और भूमिहारों की राजधानी बेगूसराय में ही अपनी दूसरी रैली क्यों की? क्या भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली समस्तीपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर ये उनका भूमिहार वोट बैंक को बड़ा मैसेज था? इन सभी समीकरणों के बारे में जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी शिकस्त देने और बिहार की सियासी बयार का रुख बदलने पीएम मोदी एक बार फिर बिहार पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में अब समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में पीएम मोदी का रैली करना कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम की इस रैली पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर पहली रैली करने के बाद महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ही पीएम मोदी की दूसरी सभा के लिए बेगूसराय क्यों चुना गया? क्या छठ गीतों की मलिका और देश की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा के ससुराल का कोई कनेक्शन है, या फिर भूमिहारों की राजधानी बेगूसराय में आकर पीएम मोदी महागठबंधन के भूमिहार वोट बैंक में सेंध लगाने के अरमान को कुचलने जा रहे हैं? इन सभी चीजें का रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बेगूसराय छठ गीतों की रानी के नाम से विख्यात शारदा सिन्हा का ससुराल है। शारदा सिन्हा के निधन के समय भी पीएम मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की थी और अब छठ महापर्व से ठीक पहले बेगूसराय में उनकी ये मौजूदगी राजनीतिक गलियारों में किसी बड़ी उथल पुथल के संकेत देने लगी है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बेगूसराय कई बार आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव से पहले भी पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई थी। इस रैली में एक तरफ पीएम मोदी का भाषण हो रहा था तो दूसरी तरफ भीड़ में ताबड़तोड़ बम विस्फोट हो रहे थे। इस विस्फोट में बिहार के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बाद में पीएम मोदी मृतकों के परिवार वालों से मिलने उनके घरों पर आए थे। बेगूसराय के तारा बरियारपुर का रहने वाला एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी इसमें मारा गया था। तब पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर बेगूसराय के खोदाबंदपुर प्रखंड में ही उतरा था। खैर, ये तो बात हो गई शारदा सिन्हा से जुड़े पीएम मोदी की यादों की। अब आते हैं बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने बेगूसराय को ही क्यों चुना है अपनी दूसरी सभा के लिए। इस पर क्या बेगूसराय में पहले फेज यानी 6 नवंबर को चुनाव है, यही कारण है? दरअसल यूपी में जिस तरह से गाजीपुर भूमिहारों का गढ़ रहा है, वैसे ही बिहार में बेगूसराय को भूमिहार राजधानी कहा जाता है। यह समुदाय एनडीए खासकर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही सांसद हैं, जो बीजेपी के मौजूदा दौर में हिंदुत्व के ध्वजवाहकों में से एक हैं। हालांकि एनडीए के इस कोर वोट बैंक पर महागठबंधन की भी गिद्ध नजर है। तभी तो इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने कई भूमिहार नेताओं को टिकट देकर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में पीएम मोदी की उपस्थिति एनडीए के गणित को मजबूत कर दे तो हैरानी नहीं होगी। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में पीएम मोदी ने सभा करके मिथिलांचल और मध्य बिहार के करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। यही नहीं, कर्पूरी गांव से शुरुआत करना भी ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग वोट को आकर्षित करने की रणनीति का ही हिस्सा है। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी समेत कई उद्योग हैं। गंगा नदी पर पुलों के उद्घाटन सहित पीएम ने यहाँ कई विकास परियोजनाएं दी हैं। यहाँ से सभा करके विकास और रोजगार का संदेश कर भाजपा युवा वोटर पर बड़ा दांव खेलना चाह रही है। दरअसल बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बेगूसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि बेगूसराय एक जटिल राजनीतिक इतिहास रखता है और ये कभी भाकपा का गढ़ रहा है, जिसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। वहीं उधर ये क्षेत्र आज भी आरजेडी के यादव, मुस्लिम और सीपीआई के पिछड़े वर्ग का एक हिस्से पर असर रखता है। ऐसे में छठ से पहले पीएम की इस चुनावी सभा ने बेगूसराय के माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। बेगूसराय पर पीएम मोदी के खास फोकस से साफ है कि एनडीए क्षेत्र के हर एक सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। खैर, ये तो हुई समीकरणों और कयासों की बात। अब जरा एक नजर बिहार की उस तकरार पर डाल लेते हैं जिसमें पीएम मोदी की इस रैली ने सियासी तड़का लगा दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार पर लंबे समय से भरोसा करता रहा है। माना जाता है कि अति पिछड़े समाज के वोट से ही नीतीश कुमार सत्ता में बने हैं। इसी अति पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी के मकसद से महागठबंधन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईबीसी कैटेगरी की तमाम जातियां मुकेश सहनी को अपना नेता स्वीकार करेंगी?
बिहार में 36% आबादी ईबीसी मानी जाती है। चुनावी राजनीति में इन्हें बोलचाल की भाषा में पचफोड़ना कहा जाता है, यानी कि सब्जी में पचफोड़ना का जो काम होता है ये राजनीति में भी वही काम करते हैं। 2023 के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार आज ईबीसी में 112 जातियां हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय की जातियां हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से केवल 4 जातियां तेली, मल्लाह, कानू और धानुक ऐसी हैं जिनकी आबादी 2% से ज्यादा है। मुस्लिम जातियों में केवल जुलाहा 3.5% है, बाकी 100 जातियों का हिस्सा 1% से भी कम है। या यूं कहें कि ईबीसी कैटेगरी का वोट बैंक बिखरा हुआ है और इन्हें एकजुट करना आसान नहीं है। बस यहीं से ये सवाल उठने लगता है कि मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को क्या 112 ईबीसी जातियां अपना नेता स्वीकार करेंगी? मुकेश सहनी 9% वोट बैंक पर दावा करते हैं, लेकिन यहां ये भी बता दें कि उनकी मल्लाह जाति के केवल 2.5% वोट ही हैं। वो उसमें केवट, बिंदु, निषाद, गंगोता, नोनिया आदि को जोड़कर 9% बताते हैं। बिहार चुनाव की अपनी जनसभा में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए खुद को सीएम नीतीश को और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को पिछड़े का बेटा बताया दिया। इसके बाद पीएम मोदी करीब 5 से 7 मिनट तक पिछड़ा और अति पिछड़ा शब्द के इर्द गिर्द अपना भाषण देते रहे। ऐसे में सवाल एक बार फिर उठता है कि बिहार का ईबीसी वोटर पीएम मोदी और नीतीश कुमार जैसे पिछड़े चेहरे के सामने मुकेश सहनी में से किस पर ज्यादा भरोसा करेगा? वहीं दूसरी तरफ बिहार में करीब 20% आबादी दलितों की है और 18% मुस्लिम है। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, लेकिन उसमें यह क्लियर नहीं हुआ कि वो मुस्लिम होगा या दलित समाज से होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि महागठबंधन ने यादव समाज का मुख्यमंत्री और ईबीसी में मल्लाह समाज का उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। ऐसे में दलित और मुस्लिम समाज आखिर क्या सोचेगा? खैर, देखा जाए तो जिस तरह के हालात और समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि महागठबंधन एक बार फिर आपसी पॉलिटिक्स में ही उलझ कर रह जाएगा और हो ना हो इस बीच एनडीए कोई बड़ा खेल कर जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।